नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें करते हैं खुल्लम खुल्ला, वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। आज तो मैं आपसे कहता हूं कि चुनौती हमारी है कि आपको ऐसा क्या बताएं जो आपने कल से अब तक नहीं सुन लिया है। कल जब 9 बजे के कुछ बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया, क्या वजह रही, ऐसा क्या उनकी नाराजगी थी या किसी की उनसे क्या नाराजगी हो गई थी, आपने इस पर जितनी थ्योरी चाहे सुन ली हो। ये तो आप भी मानते हैं कि सच यहीं पता चलता है, तो सच आपको यहीं अगले आधे घंटे के अंदर पता चल जाएगा। जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया या उन्होंने खुद इस्तीफा दिया? सवाल नंबर 1। अगर उनसे इस्तीफा लिया गया तो उनसे क्या नाराजगी थी? अगर उन्होंने खुद इस्तीफा दिया तो उनकी क्या शिकायत थी इतनी बड़ी कि वो अचानक ऐसे मौके पर इस्तीफा देते हैं, हाउस के पहले दिन, सत्र के पहले दिन पार्लियामेंट के, जब मालूम था कि विवाद बहुत बड़ा होगा। कल से अब तक पूरे देश के मीडिया में इस एक खबर के अलावा दूसरी कोई बड़ी हेडलाइन नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हो गया, आज यही बात करेंगे। प्रदीप सिंह जी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, सर बहुत स्वागत आपका। विनोद अग्निहोत्री जी हैं प्रोग्राम में, सर बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर साहब। सब लोग आपकी तरफ क्यों देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगा कैमरे के पीछे से इतने लोग देख रहे हैं, सब आप ही को देख रहे हैं। नहीं सर? बिल्कुल, हम भी क्या हो रहा है? हाँ, अभी पिटारा खुलेगा, अभी कुछ पता चलेगा। हम भी देवेंद्र भी देख रहे हैं सर। लेकिन आज इनकी तो बात बाद में, पहले आज मेरी और आपकी टक्कर, शेर की टक्कर। पहले आपका आए कि मेरा है? पहले मेरा ही आ जाए। अरे आप आज आ जाए सर। चलिए अच्छा, मुझे लगेगा तो मैं विड्रॉ कर लूंगा। नहीं, विड्रॉ मत करना। क्यों लोगों को अगले शेर से महरूम करेंगे? हाँ सर प्लीज। गालिब का है, सामान बांध लिया है मैंने, अब बताओ गालिब। ओके, सामान बांध लिया है मैंने, अब बताओ गालिब, कहाँ रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते? अरे बाप रे, ये ना आए फिर कि मेरा कुछ सामान पड़ा है तुम्हारे पास। सर मैं विड्रॉ करता हूँ। कितना मौजूद शेर है। मैं बिल्कुल इससे मौजूद नहीं हो सकता था। मैं फिर भी विड्रॉ करते हुए भी बोल दूं सर। मैं कंसीड कर चुका हूँ कि मेरा नहीं है इनसे बढ़िया वाला। सर ये कि जिंदगी क्या है, सफर की बात है, आए ठहरे और रवाना हो गए। बहुत बढ़िया। तो आज ये मेरे ख्याल में ये माहौल जो सर ने तो बता ही दिया, तो ये आज जगदीश धनखड़ साहब यही सोच रहे होंगे, कोई बात नहीं, सफर है, चल दिए तो वो सफर में चलते रहे, कोई नई बात नहीं है। हाँ, तो अब पता लगे साहब कि ऐसा क्या हो गया। पहले कल इस्तीफा हुआ तो कल ही कुछ ऐसा हुआ होगा, सीधी सी बात है। तो कल ऐसा क्या हुआ है कुछ घंटों के बीच में कि हाउस में वो बोले 4:19 तक, वहां से बाद उसके बाद उठ गए और 9:20 पर उनका इस्तीफा आया। तो 5 घंटे, इन 5 घंटों में क्या हुआ देवेंद्र? सर उसमें पहले 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थी और उस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, ये दोनों मौजूद थे। फिर वो बैठक पूरी बात हो नहीं पाई और ये दोनों उस बैठक से निकले कह के कुछ अर्जेंट काम है। शाम में फिर दोबारा बैठक उन्होंने उपराष्ट्रपति ने बुला ली 4:30 बजे। 4:30 बजे से पहले जस्टिस वर्मा के महाभियोग को लेके जो अपोजिशन के द्वारा ज्ञापन दिया गया था, उसके बारे में उन्होंने चेयर से अनाउंस किया। तब संसदीय कार्य राज्य मंत्री जो कि कानून मंत्री भी हैं, अर्जुन मेघवाल, वो सदन में मौजूद थे और उन्हें भी तभी इस बात की जानकारी, उनको नहीं मालूम था। ऑलरेडी इस काम को लोकसभा में किया जा चुका था 145 सांसदों के द्वारा, जिसमें छोटे बड़े सभी दल के सांसद सिग्नेचर कर चुके थे। लोकसभा अध्यक्ष को वो ज्ञापन दिया जा चुका था। बस हुआ ये था कि लोकसभा अध्यक्ष ने, मतलब जानता सब कोई था, तो पहले से पता था कि हाँ ये हो रहा है, अपने चेयर से उस बात का अनाउंसमेंट नहीं किया था। राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ ने जो अपोजिशन का ज्ञापन लिया, उसमें सिर्फ अपोजिशन के 60 सांसद थे, 63, उसमें एनडीए के सत्ता पक्ष नहीं थे, सत्ता पक्ष का नहीं था, उन्हें जानकारी भी नहीं थी। और हमें ये बताया गया कि शायद वो घर पे भी ये लोग गए थे, घर पे वो ज्ञापन का काम हो गया था। और चेयर से जब उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट किया और बाकायदा ये बताया कि दोनों सदन में अगर आता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, एक सदन में आता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, अगर सेम डे आता है तो प्रक्रिया क्या है, अलग अलग दिन आता है तो प्रक्रिया क्या है। मतलब ये कि लोकसभा अध्यक्ष जो कमेटी बनाने की बात कह रहे थे, आप अपने तरीके से कमेटी नहीं बना सकते, उसमें राज्यसभा के जो चेयरमैन यानी खुद धनखड़, उनका भी से रहेगा। ये दोनों मिलकर कमेटी बनाएंगे उस ज्ञापन की जांच के लिए। सरकार लाना चाहती थी लोकसभा में अपने सदस्यों के द्वारा, सभी दलों के, हाँ, लेकिन लोकसभा में मूव करती, मॉर्निंग में कर चुकी थी वो, किया जा चुका। तो फिर उन्होंने उठा, वो मैंने देखा, वो आप कल की प्रोसीडिंग सर 4:07 से 14 मिनट, इस 7 मिनट में खेल हो गया। तो वो तो बीच में उठा के पूछते हैं कानून मंत्री को, सेक्रेटरी जनरल से पूछते। नहीं, सेक्रेटरी जनरल को तो बोला कि आप पता कीजिए। तो फिर कानून मंत्री खड़े हुए कि क्या दूसरे हाउस में कोई ज्ञापन गया है? हाँ, आप सोचिए
कि एक एक व्यक्ति को पता है, पार्लियामेंट में देश के एक एक व्यक्ति को पता है, वो सारी चीजें रिपोर्ट हो चुकी हैं और वो ये दिखा रहे थे कि मुझे तो पता ही। आप बता रहे थे ना उसमें शायद रिजिजू बयान दे चुके थे। किरण रिजिजू बयान दे चुके थे, तस्वीर आ गई कि थी हमने उसकी। सभी पार्टियों से बात की है, सभी पार्टियों के सदस्यों ने उसमें दस्तखत किया है, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी दस्तखत है। ठीक है, तो ये बात धनखड़ जी को ना मालूम है, इसका कोई चांस नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल नहीं। और वो जैसे बता रहे थे उसी से पता था कि उनको पता है। जब ये पता कर रहे हैं कि कहाँ पहले आया कहाँ बाद में आया, तो इसका मतलब ये तो मालूम है कि अभी आपने एक बात कही कि शायद ये जो उनके पास ऑपोजिशन के सांसदों के सिग्नेचर वाला ज्ञापन गया, ये शायद घर पे गया था। घर पे गया था, ऐसा हमें बताया गया कि ये तो घर और पे उन्होंने गंभीर बात कर लिया था। और पिछले 1 महीने, हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा गंभीर मामला था। और उसके बाद सत्ता पक्ष में एक तरह से आप कहें कि हड़कंप मचा। फिर उनकी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थी, उसमें जेपी नड्डा और किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री थे, ये दोनों नहीं गए। उसके बाद अपोजिशन के सांसदों के साथ उनकी काफ़ी लंबी बैठक चली थी, बहुत लंबी बैठक चली थी धनखड़ की, और उसमें सत्ता पक्ष का कोई नहीं। और वहाँ पर उसके बाद से टॉप लेवल पे जाहिर तौर पर यह सलाह मशविरा हुआ और कुछ कम्युनिकेट किया गया उनको। उसके बारे में एकदम से ठोस जानकारी नहीं दी गई कि वो व्यक्ति कम्युनिकेट करने वाला संसदीय कार्य मंत्री थे या कोई और सरकार के बड़े मंत्री थे, वो नहीं बताया गया। लेकिन कम्युनिकेट किया गया उनके कार्यशैली को लेकर, जिस तरीके से चीज़ें वो कर रहे हैं उसको लेकर, और जो परिस्थितियां थीं उसमें धनखड़ को ये समझ में आ गया कि बेहतर है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते, जो जिस तरह का वो तेवर चला रहे हैं, फिर ये तेवर टॉलरेट नहीं किया जाता। फिर आगे आप देखते हैं कि महाभियोग की बात होती, उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता, आगे होती है चीज़ें। और उस कंडीशन में उनके लिए नुकसानदायक ये हो जाता है कि जितनी सुविधाएं उनको मिल रही हैं वो सारी चीज़ें छिन जाती हैं। तो उस कंडीशन में रिटायरमेंट के बाद जो मिलती हैं, लेकिन वो इमीडिएट नहीं था। परमानेंट घर मिलता है जी, घर, गाड़ी, ये सारी चीज़ें अभी मिल जाती हैं। लेकिन एक गॉसिप बहुत ये चल रहा है कि बहुत सारे एनडीए के सांसदों के सिग्नेचर आनंद फानंद में कल शाम में कराया गया, कोरे कागज पर साइन, कोरे कागज पे। तो उसको महाभियोग को लेकर गॉसिप से जोड़ा जा रहा है। दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें। अपने ही जो नॉमिनेटेड हैं उसके खिलाफ इस तरह से महाभियोग तुरंत से पहला ही कदम उठा लेना। नहीं, वो तो इसलिए था कि केवल विपक्ष का है, बस ऐसा न कि लगे एनडीए के सांसद भी रहे। राज्यसभा में जो 63 विपक्षी सांसदों का ज्ञापन गया था, उसके उसमें साथ हमारे नाम भी एनडीए के जोड़ दिया। सांसद भी जोड़ दिया जाए, लेकिन उसमें गॉसिप बहुत ज्यादा ये सारी इसका चीजें। क्या मतलब है देवेंद्र? उस जगदीप धनखड़ सरकार के पीठ पीछे ये काम कर रहे थे? बिल्कुल, और ये नाराजगी के चलते ऐसा कर रहे थे। और पिछले 1.5-2-3 महीने में ये चीज़ें ज़्यादा हो गई थी और उसके पीछे वजह थी। और उसमें कई सारी चीज़ें थी जिसको लेकर वो खुद नाराज थे। बहुत सारी चीज़ें उनकी ऐसी थी जिसको लेकर सत्ता पक्ष बहुत ज़्यादा तो ये कल का घटनाक्रम था, आपने समझा, ये ट्रिगर था। अब देवेंद्र ने साफ साफ बता दिया कि फिर शाम में उनको कुछ कम्युनिकेट किया गया। अब वो क्या था एग्जैक्टली, ये कि आप इस्तीफा दे दीजिए, या उनको कुछ ऐसा कहा गया जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मुझे अब इस्तीफा ही दे देना चाहिए, इस पर क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ठीक, ऑलराइट। बट ये कल का ये मामला राज्यसभा वाला यही मुख्य ट्रिगर था। बिल्कुल, और इसके पहले बहुत सारी वजह रही हैं इनकी। मैं अभी उस पर 1 मिनट में आता हूं। अब सर, ये सारा प्रकरण जो है ये क्या बता रहा है? एनडीए के नॉमिनी गवर्नर से आप ही ने, बंगाल के गवर्नर से आप ही ने, सरकार ने इनको उपराष्ट्रपति बनाया। इनके ऊपर आरोप ये लगते रहे कि बड़ा पार्टीसन बिहेवियर करते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। विपक्ष इनके खिलाफ महाभियोग लाने की बात कर रहा था। नहीं लाया, अचानक नोटिस दिया। अचानक इनके और सरकार में कैसे दरार आ गई? ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि बड़ा पद मिलने से उनका कद भी बड़ा हो जाता है। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर कुल इतना है कि 1989 में देवीलाल इनको जनता दल में लाए और राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़े, जीत गए और स्टेट मिनिस्टर बने वीपी सिंह की सरकार में, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बने। सरकार गिर गई, 91 में कांग्रेस में चले गए। राजस्थान से विधानसभा का चुनाव लड़े, कांग्रेस में रहे। 2014 या 2015 के आसपास जो है ये बीजेपी में आए, जो बीजेपी का लीगल सेल है उसके प्रमुख बने। और उसके बाद फिर आपको मालूम है कि 2019 में उनको गवर्नर बना दिया गया पश्चिम बंगाल का। तो एक मैसेजिंग जो राजनीति में बहुत ज़्यादा होती है कि किसी समाज के व्यक्ति को आप बड़ा पद देते हैं, कि बीजेपी के सामने उस समय किसान आंदोलन शुरू होने वाला था, शुरू हो चुका था, तो वो था कि जाट नाराज़ हैं। हरियाणा में हो ही चुका था उससे पहले 16-17 में जो है जाट आंदोलन, कि जाटों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बार बार राजस्थान जाते थे। विपक्ष ने बड़ा ऐतराज़ किया कि संवैधानिक पद पर है, आप चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं।
तो सीधे तो नहीं कर रहे थे चुनाव प्रचार, लेकिन परोक्ष रूप से चुनाव प्रचार ही कर रहे थे। तो इनको बनाने का जाट समाज में कोई असर पड़ा नहीं बीजेपी के पक्ष में, न राजस्थान में, न हरियाणा में, न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो उससे इनको लगा कि हमारा जो पॉलिटिकल वेट था वो कम हो रहा है। तो उसमें ऐसे में छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी बड़ी लगने लगती हैं। दूसरा, जो सरकार को खबर मिल रही थी कि पिछले 2-3 महीने से जो भी इनसे मिलने जाता था उससे कहते थे कि जाटों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और सरकार के प्रति नाराजगी हर बात में व्यक्त करते। तो कृषि मंत्री के सामने बोल दिया था? कृषि मंत्री के सामने जो मतलब वो अपमानजनक था। शिवराज सिंह चौहान पल आप पे भारी है। राजनीति में उनसे सीनियर है भाई, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश जैसे राज्य के, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके सामने आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप अपने पीए से सवाल पूछ रहे हो। ये कहा था आप पे एक एक पल भारी है कृषि मंत्री जी, ये बताएं कि किसानों से वादा किया गया था या नहीं, और वो वादा पूरा हुआ कि नहीं। पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए, क्यों आ रहे हैं? अब इस तरह से तो प्रधानमंत्री भी अपने कैबिनेट मिनिस्टर से बात नहीं करेंगे, और आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। आपको लगता है आपके पास कोई शिकायत आई है तो आपका काम है कि उसको बढ़ा दें उस मंत्रालय। सवाल है क्यों कर रहे थे वो ऐसा? वो कर रहे थे इसलिए, ये बताने के लिए, अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने के लिए कि हम किसी के दबाव में नहीं आते। उनको ये गलतफहमी हो गई कि हम यहां तक पहुंचे हैं तो अपनी काबिलियत से पहुंचे हैं और हमको कोई हटा नहीं सकता। हमको कोई हटा सकता है कि नहीं, ये तो अलग बात है। उनको भी मालूम था कि अगर हटाना चाहेंगे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको लगा कि हटाएंगे तो इनकी फजीयत होगी, तो इसलिए ये हटाएंगे नहीं। उससे ये डरे नहीं। हाँ, उससे ये डरे नहीं। हाँ। और फिर ये देखिए, कल की जो घटनाक्रम है उसमें बड़ा स्पष्ट हो गया था। लोकसभा का याद कीजिए, लोकसभा में राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, ओम बिरला ने नहीं बोलने दिया। कहा कि भाई ये बात बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की है, आप भी उसके सदस्य हैं, वहां इसकी बात करेंगे कि कब होगी चर्चा, कितने घंटे की होगी, किस दिन शुरू होगी, किस नियम के तहत होगी, ये सब वहां तय होगा। यही तय हुआ था राज्यसभा के लिए भी। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि वो नियम 167 के तहत कुछ बोलना चाहते हैं। आपको याद होगा जेपी नड्डा ने खड़े होकर कहा कि आपने तो परमिशन दी थी नियम 167 के तहत बोलने के लिए। ये तो डिबेट में क्या क्या मुद्दे होंगे सब बोल गए, और उनको रोकने का या टोकने का की कोई कोशिश, जो कि टोकने के माहिर हैं जगदीप धनखड़, एक बार भी उनको टोका नहीं। तो ये बात जो है, इससे एक मैसेज गया कि ये कुछ और करना चाहते हैं। बट ये, और एक बात जिसकी कोई पुष्टि नहीं करता, न कम से कम अभी फिलहाल तो नहीं होने वाली, कभी होगी कि पुष्टि होगी या खंडन होगा कि सही था कि गलत। सरकार को यह आशंका हो गई थी कि विपक्ष का बड़ा दबाव था कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी इम्पीचमेंट मोशन आए। तो जिस तरह से उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ ले लिया जो है मोशन का प्रस्ताव जो है विपक्ष का, बिना सरकार को बताए, भाई सरकार को बता देते सत्ता पक्ष के लोग भी उसमें दस्तखत करते, ज्वाइंट होता। लोकसभा में यही हुआ, सबने किया। दूसरी बात, किरण रिजिजू जब पब्लिकली बोल चुके हैं कि लोकसभा में आएगा, तो देखिए जब महाभियोग आता है तो एक 3 मेंबर कमेटी बनती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है, सिटिंग जज होता है, एक किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, और एक जो है कोई वेटरन ज्यूरिस्ट होता है। इसको अपॉइंट करते हैं जिस हाउस में चलता है, और ज़्यादातर मामला होता यह है कि अगर लोकसभा में हो रहा है तो राज्यसभा के चेयरमैन से भी कंसल्ट कर लिया जाता है, दोनों होते। अब चूंकि ये दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति राजस्थान से हैं, ओम बिरला से जूनियर पढ़ते हैं, तो ये अक्सर देखा गया कई मामलों में उनको दबा लेते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं। तो ये भी कहीं तो इनका था कि सब हम तय करेंगे, हमारे बगैर ना हो। हाँ, हमारे बगैर नहीं हो। ठीक है। तो ये भी हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिस तरह से करने की कोशिश की, सरकार से बचा के या छिपा के कहिए, या विपक्ष लगा ऐसा जैसे कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। ये तो क्लियर है कि सरकार के बिहाइंड द बैक हो रहा था जो भी हो रहा था। क्या अगर सामने मंत्री बैठे हैं,
मंत्री को पद मालूम ही नहीं है। देवेंद्र ने बताया कि ये ऐसा करने वाले हैं, विपक्ष का प्रपोजल ले लेने वाले हैं, और मंत्री का चेहरा देखिए उस वक्त आप अर्जुन राम मेघवाल का, कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये ऐसा उनका वो था। आइए जस्टिस शेखर यादव वाली बात जो करते, एक 10 सेकंड में बता देता हूँ। वीएचपी के कार्यक्रम में वो गए थे और वहां उन्होंने कुछ बातें कही थी, इसको लेकर ऑपोजिशन बहुत नाराज था, लेकिन सरकार उनके साथ थी। मतलब कहा किसी ने कुछ नहीं, लेकिन विपक्ष चाहता था इनके खिलाफ महाभियोग चले, सरकार की तरफ से कोई मूव नहीं था। हाँ जी, तो वो अच्छा वो बात कल बोली भी उन्होंने, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं उसका रेफरेंस उन्होंने जगदीप धनखड़ ने कल दिया भी। उन्होंने कहा कि मेरे पास आए थे, सिग्नेचर में प्रॉब्लम थी, हम उसकी जांच करा रहे हैं। उन्होंने कहा था 55 लोगों के सिग्नेचर हैं उसमें, हाँ, और एक आदमी के दो सिग्नेचर हैं, तो वो मैं वेरीफाई तो वो मामला डेड नहीं हुआ था, कहने का मतलब नहीं वो हुआ था। उनके तत्वाधान में था, वो तत्वाधान में था, और उसको उन्होंने उस पर फैसला नहीं किया था, ठीक है, कि इसको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। अब सर मुझे ये बताएं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप बीजेपी के मेंबर थे, गवर्नर बने, आप फिर पार्टी में थे, उपराष्ट्रपति बने, हाँ, हालांकि 20 साल से ही थे, 2002 में आए थे। आपको लग रहा है कि शायद वो लाइन भी क्रॉस कर गए थे, वेयर यू आर कनाइविंग विद द ऑपोजिशन, उन ऑपोजिशन के साथ आप ज्यादा उठ बैठ कर रहे हैं, सोच मशवरे कर रहे हैं, बजाय अपने पक्ष के लोगों से? मुझे लगता है वो दबाव बना रहे थे सरकार पर, शायद वो कुछ उनकी अपेक्षाएं रही होंगी सरकार से, कि अब जब आप एक बड़े उच्च पद पे पहुंच जाते हैं तो लगता है कि आपको लगता है कि सरकार आपकी हर बात सुने, हर बात माने। कई तरह की अपेक्षाएं होती हैं, मान लीजिए कि गाड़ी बदलनी है, सिक्योरिटी बढ़ानी है, किसी को कुछ काम है, आप चूंकि संवैधानिक पद पर हैं तो सीधे कह नहीं सकते, तो बहुत सारी इस तरह के चीज़ें होती हैं। और कुछ उनकी शायद सुनवाई या तो सरकार अनदेखी कर रही थी, या वो सही ढंग से पहुंचा नहीं पा रहे थे अपनी बात ऊपर तक, जो भी हो, तो उसको लेकर के उनके अंदर कहीं ना कहीं एक ये दूरी बढ़ी सरकार के साथ, और उन्होंने सोचा कि इस तरह थोड़ा विपक्ष के साथ, विपक्ष के सर पे हाथ रख करके और विपक्ष के साथ तो दिखा के हम सरकार को दबाव में ले आएंगे और सरकार फिर हमारी बात सुनेगी। मुझे लगता है ऐसा रहा होगा, इसीलिए वरना क्या जरूरत थी विपक्ष के साथ इतना दोस्ताना बढ़ाने की। हाउस के अंदर जब जो विपक्ष आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला चुका है, जो विपक्ष आपके खिलाफ प्रदर्शन कर चुका है, जो मिमिक्री कर चुका है, तो वो विपक्षी नेताओं से मिल भी रहे तो भी वो एक दिन पहले तो अरविंद केजरीवाल के साथ वो फोटो उन्होंने बाकायदा रिलीज भी की उन्होंने वो फोटो। और जैसा कि 2 दिन पहले उनकी पत्नी के जन्मदिन पर जो है जो पार्टी हुई, उसमें विपक्षी बहुत सारे नेता मौजूद थे। लंच दिया भाई, राज्यसभा के पूरे स्टाफ को दिया, राज्यसभा टीवी के स्टाफ को दिया, 800 लोग। हाँ, कहीं ना कहीं उनको ये था कि वो ये थोड़ा आने वाला एक पोजीशन बनाए, जाके सरकार है तो उनको सुननी शुरू करे। ये अंदाज नहीं था कि सरकार, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि सरकार शायद ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी उनको हटाना या उनका इस्तीफा मांगना, तो इसलिए वो इतने आगे तक गए नहीं। एक फैक्ट और जोड़ना हम बोल तो फिर नहीं, आप वो जोड़ लिए। हम उनके ऑफिस से कल एक प्रेस नोट जारी हुआ कि उपराष्ट्रपति जो है 23 जुलाई को राजस्थान जयपुर के दौरे पर जाएंगे, ऑफिशियल कार्यक्रम टूर पर जाएंगे। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा, आप चेयरमैन हैं, आपको हाउस चलाना है, और वो कोई जो है रियल एस्टेट कंपनियों का कोई संगठन है, उसका कार्यक्रम था, वो इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? वैसे आमतौर पर तो क्या होता इसमें फिर शक होता है कि आप वहां कुछ बोलने वाले। आमतौर पर क्या होता है कि जब पार्लियामेंट चल रही होती है तो आप किसी मंत्री से भी अगर समय मांगे कहीं किसी कार्यक्रम के लिए कि साहब ये कार्यक्रम है, तो वो हमेशा कहते हैं कि पार्लियामेंट चल रही है, देना मुश्किल है समय, क्यों पता नहीं कब को हमारा रोस्टर ड्यूटी लग जाए, कब उन्होंने ऑफिशियल अभी मैं तो चूंकि हम लोग इस तरह बाहर छोड़िए, भाई पत्रकार कोई मांगे तो दिल्ली में भी जो है उनको तो वो लगता है, तो वो एक चीज ये थी। और मैं जो कहने वाला था, तो ये वो दिखा रहे थे तेवर, और मुझे जो लगता है कि जैसे ये कहना कि सब सहज भाव से इस्तीफा हुआ, ऐसा हुआ, ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4:30 बजे तक तो आप मीटिंग कर रहे हो, और मीटिंग बाद अगले दिन की मीटिंग की आप तैयारी कर रहे हो, कुछ सेट था, नॉर्मल था, तो जो हुआ कल वो 2-4 घंटों में हुआ। और इसका संकेत नड्डा जी के हाउस में दिए गए बयान से मिल गया। किसी को अगर तब भी शक हो कि ये सब प्यार मोहब्बत से नहीं हुआ है, तो प्रधानमंत्री का ट्वीट देख ले, वो तो जितनी फॉर्मेलिटी के साथ, मतलब एक रस्म अदायगी के साथ नहीं, उसका निष्कर्ष निकालना, धन्यवाद किया जा सकता हो, वैसा किया गया है। तो उसका मतलब था गुड रिडेंस, जाइए। केवल इतना कि बहुत हो गया, आपको कई अवसर मिले माँ भारती की सेवा करने के, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरी शुभकामनाएं, दैट्स इट।
उपराष्ट्रपति का को आप अब जाते हुए दे इसको रहे कंट्रास्ट कीजिए आप, जब वो उपराष्ट्रपति बने थे तो हाउस में जो प्राइम मिनिस्टर का भाषण था, क्या तारीफ की है सर, कितनी तारीफ की है। इनसे पहले वेंकैया नायडू के आखिरी दिन हाउस में प्रधानमंत्री की स्पीच हुई, ऐसी स्पीच थी कि वेंकैया नायडू रो पड़े। गुलाम नबी आजाद जब राज्यसभा से जा रहे थे तब प्रधानमंत्री ने ऐसी स्पीच दी कि प्रधानमंत्री रो पड़े। सौरभ, इनकी ना आखिरी स्पीच हुई ना कोई फेयरवेल। एक उदाहरण और देता हूं। जरा कहानी एक उदाहरण और देता हूँ छोटी सी। जब भैरव सिंह शेखावत चुनाव हार गए राष्ट्रपति का, उन्होंने इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति पद से। उसके बाद उनकी जो फेयरवेल हुई है राज्यसभा में, आप वो रिकॉर्ड निकाल के देखिए, पूरा हाउस किस तरह उसने उनकी कोई प्रशंसा फर्क में, नहीं था कौन किस पार्टी का है, अक्रॉस द पार्टी ने। हम लोग तो उसमें गैलरी में और थे अब भाई। कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ऐसे याद कर रही है उनको जैसे इनसे बेहतर तो कभी कोई उस आसन पर आया ही ना हो। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या हुआ पिछले कुछ महीनों में ऐसा। और पूरी कहानी को सरल समझना हो तो पहले इस नंबर के हिसाब से समझें कि भारत में जो प्रोटोकॉल होता है उसमें नंबर 1 पे राष्ट्रपति, 2 पे उपराष्ट्रपति, 3 पे प्रधानमंत्री, 1 2 3 ये है। लेकिन ये होता नहीं है, होता ये है 3 1 2। ठीक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इसको लिटरली समझा कि 1 2 3 ही। जैसे तकरीबन 2-3 महीने पहले टॉप सोर्सेज ने हमें बताया, इसलिए भावनाएं आहत ना हो, मैं सोर्सेज के हवाले से बता रहा हूँ कि इनकी इच्छा ये थी कि प्रधानमंत्री के काफिले में जो गाड़ियाँ चलती हैं हमें भी वो गाड़ियाँ दी जाएं और वही गाड़ियाँ उपराष्ट्रपति के साथ चले। क्या बात है। सरकार के द्वारा उस चीज़ की मनाही की गई कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अलग थ्रेट हैं, अलग प्रोटोकॉल हैं, उसके हिसाब से एसपीजी के हिसाब से उनको दिया गया और इसमें ये नहीं दिया जा सकता ना। और उसमें बाकी दूसरी गाड़ियों का विकल्प दिया गया है। नाराजगी बस इन्होंने कहा कि मैं इनोवा गाड़ी जो एक आती है वो उसी गसे से चलूंगा, मुझे नहीं चाहिए। वो नाराजगी इन्होंने दिखाई, उस बात से ये आहत हुए। दूसरी चीज़ की कई बार जब ये कार्यक्रम में इंटरेक्ट करते थे या कहीं जाते थे तो उसमें ये कहते थे कि ऐसा कैसे कि 2 ही तस्वीर लगती है, एक राष्ट्रपति की, एक प्रधानमंत्री की, उपराष्ट्रपति की तस्वीर क्यों नहीं लगती है? सीरियसली, बहुत सीरियसली। तीसरी चीज़ की कहीं अगर जा रहे हो, उदाहरण देके मैं बता रहा हूँ कि हमें यह बताया गया, फिर भावनाएं आहत ना हो, टॉप सोर्स ने ही हमें बताया कि अधिकारी से ये बोले कि प्रोटोकॉल में इनकी वाइफ के साथ थी या प्रोटोकॉल में थोड़ा ऊंच नीच कुछ हुआ होगा। उन्होंने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर आए होते तो क्या तुम ऐसे ही अरेंजमेंट करते, इसी तरह की व्यवस्था करते? क्योंकि उनके दिमाग में तो ये बैठा हुआ था ना कि प्रोटोकॉल में तो मैं प्राइम मिनिस्टर से ऊपर हूँ, तो हर चीज़ में उनको उसी से कंपेयर करना था कि प्राइम मिनिस्टर से हमारा बेहतर होना चाहिए। संसद टीवी जो कि संसद की प्रॉपर्टी होती है, उसकी बैठक में उन्होंने कहा था, वहाँ सोर्सेज ने हमें ये बताया कि संसद टीवी इज़ फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए दूरदर्शन है, ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए। छोड़ दीजिए, फिर खत्म कर दिए चर्चा। उन्होंने बाकायदा एक बैठक में ये कहा क्या रह गया इसके बाद कि जो मैं स्पीच देता हूँ, जैसे उनके हाउस में बहुत सारे पद में छोटे व्यक्ति को बड़ा पद दे देंगे तो यही सब, बहुत सारे सर्मनाइजिंग मोड वाले आप उनके स्पीच सुनते होंगे। हाँ हाँ, उन्होंने बाकायदा संसद टीवी के सोर्सेज का ये कहना था कि उन्होंने ये कहा कि जो मैं बोलता हूँ इस पर ही, सिर्फ इसी को दिखाते दिखाते एक शो बनना चाहिए और वो पूरा का पूरा शो हो कि मैं क्या संदेश दे रहा हूँ, मैं क्या बात बोल रहा हूँ। और ये चीज़ें लगातार होती थी। तो ऐसे कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि इस तरह से आप हैंडलिंग कर रहे हो। तो उनके इस्तीफे के बाद सौरभ, मैं आज बताऊँ, आज मैं दिन में पार्लियामेंट था, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, सांसदों से बात कर रहे हैं, राज्यसभा के सांसद से बात कर रहे हैं और जो संसद टीवी के लोग हैं उनसे आप बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उत्सव का माहौल है। और तकरीबन 2 साल पहले सौरभ, एक बहुत मैच्योर सांसद जो कि बहुत ग्राउंडेड लीडर हैं, पॉलिटिकली बहुत आर्टिकुलेट हैं, उनका ये कहना था कि ये अगले सत्यपाल मलिक होने वाले हैं। 2 साल पहले का ये प्रोग्रेस है, 2 साल पहले उन्होंने कहा था। आज वो याद दिला दे रहे थे कि बताओ मैंने क्या कहा। तो मैंने उस समय बताया था ना आपको कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान का आपने जिक्र किया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे जैसे आप बोल जाते हैं, 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि कोई भी देश हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। इस तरह की बात बोलनी हो तो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, विदेश मंत्री बोलेंगे, राष्ट्रपति नहीं बोल रही हैं। आप ये बोल रहे हो, अलग अलग स्टेट में जा रहे हो, आप इतने पॉलिटिकल कमेंट करते हो। और उसमें मसला ये नहीं है कि आप किसी सरकार की तारीफ करते हो या आलोचना करते हो। उपराष्ट्रपति के पद पे इस तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होती। और अब जो अपोजिशन इतनी तारीफ कर रहा है, पहले भी अपोजिशन को जिस प्रकार से ये हैंडल करते थे, जिसके चलते सदन की कार्रवाई बाधित होती थी, वहां पर सत्ता पक्ष के लोगों का ये नजरिया होता था कि सत्ता पक्ष सदन की कार्रवाई तब बाधित कराना चाहेगा जब उसके अपने इंटरेस्ट का हो। ये नहीं कि उपराष्ट्रपति के मूड के हिसाब से चीजें हो और उसके चलते सदन की कार्रवाई बाधित हो जाए। कई बार इस बात पर वो लोग आहत होते थे कि ये खामखा की ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिससे सदन की कार्रवाई बाधित हो जाती है। तो वो करने की ज़रूरत नहीं, इतना पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं।
तो वो सारी चीजें एक ट्रैक रिकॉर्ड बना रही सरकार थी। नाराज थी इनसे और सरकार को लग रहा था बहुत कि discomfort- लाइबिलिटी हो गए। हाँ, वो बार बार नाराजगी इस तरह build up मान हुई लीजिए थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में जैसी टिप्पणियां वो कर रहे थे, कोई भी सरकार ये चाहेगी क्या कि इतना कन्फ्रंट करें आप जुडिशरी के साथ? नहीं, सरकार का जितना भी झगड़ा हो सुप्रीम कोर्ट से, इस तरह का कन्फ्रंटेशन कोई सरकार नहीं करेगी, वो भी पब्लिकली। अंदर लेकिन बंद लेकिन वो कमरे में जो केस भी मैं बात हो। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, देखिए सरकार ने अगर इनसे इस्तीफा देने को कहा या कुछ भी मैसेज ऐसा कन्वे किया कि ये मजबूर होगा इस्तीफा देने को, तो ये तब है कि जब ये सरकार का नुकसान कर रहे हो, कि ये आदमी हमारा नुकसान कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ चाहे जुडिशरी वाली बात हो या कोई और, जब संविधान पर बोल रहे थे, तो केस तो बिल्ड ये सरकार के लिए ही कर रहे थे ना। नहीं, आप नुकसान कर रहे थे। यही एक परसेप्शन सीमा नुकसान के बाद अगर आप बोलेंगे तो उसका उल्टा नतीजा होगा, जुडिशरी में रिएक्शन होगा। बार और बेंच की बहुत बड़ी ताकत होती है, कोई सरकार उनसे सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकती, न करना चाहेगी। और एक 100 मामले होते हैं सरकार के, जहां जुडिशरी की जरा सा टेढ़ी नजर हुई तो क्या का क्या हो जाएगा। एक और भी बात है कि जब इस तरह आप बयान ओवर द बोर्ड जाके देते रहते हैं और सरकार मान लीजिए टॉलरेट करती रहे, तो मैसेज ये जाता है कि सरकार की बेस पे आप बयान दे रहे करार हैं। है, करार नहीं, मैसेज तो यही जा रहा था। यही जा रहा था मैसेज, तो नुकसान तो ये सरकार जो को हो बोल रहा रहे हैं है। सरकार के ही 3 काम हो महीने रहे हैं। पहले तो सरकार का ऐसा ही नुकसान यही तो हो बयान रहा है, आया। नुकसान 3 परसेप्शन महीने- सरकार का बिगड़ रहा है। नहीं नहीं, देखिए उस वक्त जब जुडिशरी वाला मामला जब ये बोल रहे थे ना, और ये बहुत खुल के बोल रहे थे, तब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एनजेएसी आया ही आया, हाँ, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल आया ही आया बस अब, और शायद सरकार ने मन बना लिया है इनके थ्रू केस बिल्ड कराया बिल्ड जा रहा किया, यही मैसेज था। ये तो आमतौर पे किसी सरकारी कार्यशैली ऐसी नहीं होती है, और पीएम मोदी कार्यशैली तो सौरभ बिल्कुल ऐसी नहीं है। उनको ये पता है कि कौन सी बात अगर कहनी है, मैसेज दिलाना है तो किसके मार्फत दिलाना है, कौन देगा कौन नहीं देगा। 2.5-3 महीने पहले की एक बात है, इनका कुछ ऐसा ही बयान था, मैं किसी बड़े लीडर के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने बयान दिया, बोले यार क्या ही बोल जाते हैं ये। मैंने कहा सर आप ही लोग बुलाते हो गए, आप ही लोग करते हो गए। बोले यार अफसोस तो इसी बात का है कि ये माथे हमारा आता है और हमारा नुकसान होता है कि कुछ भी बोल रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो, तो उस बात को लेकर डिस्कम्फर्ट तो लेकिन बहुत क्लियर था। सरकार को ये तो मालूम होगा कि हम ऐसा अगर कदम उठाएंगे तो बहुत किरकिरी हो सकती है, बहुत मीडिया में इसकी बातें होगी और हो ही रही है, फिर भी किया सरकार ने। मतलब अगर इस तरह की चीजें अगर हो रही हो तो और आगे ज्यादा ना बढ़े, और आगे कल को भाई, पता नहीं आप क्या आशंका कर दें, कुछ कर दें, तो कि उस क्या कंडीशन में कर करना ही सकते होगा। हैं। इस तरह की चीजें हो तो अनप्रेडिक्टेबल हो गए ना, कि अगला कदम क्या उठाएंगे आपको मालूम ही नहीं है। ये सरकार अगर आप सत्ता पक्ष को कॉन्फिडेंस में लिए बिना विपक्ष का प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लेते हैं, विपक्ष के साथ सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप तो पार्टी बन गए हैं। अब टॉप सोर्स ने हमें ये बताया, भावनाएं हाथ ना हो, फिर मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, सौरभ समझा जा सकता है कि जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति आए थे जेडी वेंस, तो उनके साथ इनका ये था कि भाई उपराष्ट्रपति ये उपराष्ट्रपति वो भी, तो बराबर। कुछ वो गेट टुगेदर हो। विदेश मंत्रालय के सोर्सेज का ये कहना था कि उन्होंने ये भी मैसेज भेजा था कि भाई विदेश मंत्री जयशंकर को ब्रीफ करना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के साथ क्या बातचीत हुई। तो ये सारी चीज़ें लगातार असहज करती थी। जैसे संसद टीवी कहीं उदाहरण है सौरभ, गवर्निंग काउंसिल उसकी है, उस गवर्निंग काउंसिल में उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, दोनों सेक्रेटरी जनरल, ये सारे पदेन सदस्य होते हैं, सारे फैसले ही एक तरफा लेते थे, उसकी बैठक तक नहीं बुलाते थे। अब ये सारी चीज़ें तो अच्छा, अभी स्थिति ऐसी है कि जो सेक्रेटरी जनरल है राज्यसभा के, जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये तीनों एकदम से सेम पेज पे सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। वहाँ पे एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि मनमर्जी तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो डे टू डे में वहाँ पहुँचती हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आई हैं। अगर उन सारी चीज़ों को अगर जाने आप तो और ज़्यादा हैरानी होगी कि इतना कुछ चल रहा था, और वो जब लगातार बढ़ते जा रहा हो, उसमें ये इम्पीचमेंट वाला मामला इतना सीरियस था कि ऑलरेडी सरकार फूंक फूंक के कदम रख रही थी। लगातार मैसेजिंग ये दिया जा रहा था कि सभी दलों से बातचीत हो रही है। छोटे से छोटे दल का भी सांसद का सिग्नेचर लिया गया था लोकसभा में, जो ज्ञापन दिया गया, ठीक है। और राज्यसभा में आप ऐसे काम। चलिए आखिरी में सर, आखिरी राउंड में अब ये बात कर लें आगे क्या। अब इनके जो भाई कई सारे नाम चल रहे हैं, अब कोई नाम आपको पता चला हो तो अलग बात है। नाम तो मैं आप ही से सुनूंगा, मैंने तो अभी नाम नहीं सुना। टॉप सोर्स तो केवल देवेंद्र के पास है। मैंने अभी कोई सुना ही नहीं नाम है सर। सुनेंगे, शॉर्टलिस्ट ये करेंगे फिर। सर मैंने अभी कोई नाम ही नहीं सुना, पहली देखिए बार सुना पहला हूं। नाम तो बड़ा स्वाभाविक जो है वो हरिवंश नारायण सिंह का चल रहा है, जो उपसभापति हैं। वो बहुत गुड चुनाव तो होगा ही ना। हाँ निश्चित हाँ, चुनाव चुनाव पूरे तो कार्यकाल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा। अब पूरे 5 साल रिमेनिंग के लिए पीरियड होगा। 2 साल के लिए नहीं। हरिवंश जी जो है आगे हैं इसमें, वो बहुत गुड बुक में है, ये मैं कह सकता हूँ कि एकदम से नहीं, सिस्टम के उसकी हिसाब वजह काम से करने वाले हैं। है तो जेडीयू होंगे के, ऐसा मुझे नहीं लगता है तो जेडीयू जेडीयू के हैं। और उसके अलावा देखिए आप इस बार जो भी होगा वाइस प्रेसिडेंट, वो संघ की बैकग्राउंड का, बीजेपी के संगठन की बैकग्राउंड, बिल्कुल बाहरी नहीं। लोग तो नीतीश कुमार को बना रहे हैं।
नीतीश कुमार को नहीं, उपराष्ट्रपति नीतीश बनाएंगे, फिर कुमार वहां को पे अपना बनाना- मुख्यमंत्री देखिए, बनाएंगे, ये फिर खारिज चुनाव में कर जाएंगे। सकते हैं आप सौरभ कि असंभव है, नीतीश कुमार जी वाला नहीं, असंभव है। ये स्थिति जो है बीजेपी के लिए बड़ी आइडियल होती है अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक होता। नीतीश कुमार एक समय चाहते भी थे, नहीं, उन्होंने तब भी तो बीजेपी पब्लिकली बनाती कहा नहीं। था कि मैं सभी सदनों का सदस्य रहा हूं, केवल राज्यसभा का नहीं रहा हूं। लेकिन जिस तरह का उनका स्वास्थ्य है उसमें ये बात सोची भी नहीं जा सकती, कंसीडर भी नहीं होगी। दिन में सर से बात हुई हो ही रही थी सब हम नामों लोग के एक ऊपर। दूसरी बात ये, मैं भी बिल्कुल इस बात से मुतमईन हूँ कि बनेगा तो संघ की और बीजेपी की जो नेचुरल जो पृष्ठभूमि है उसका ही व्यक्ति बनेगा। वो वाले नाम लो। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पिएगा। हाँ, वो यही वाले काम होने वो वाला। वाले दो नाम काम ले हो- लेता दो हूं। हो गए, सतपाल मलिक और अच्छा, ये मैं अब आपसे बिल्कुल जगदीश क्लियरली धनखड़। कह दूं कि अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना ये नामों वाला, ये शुद्ध 100% स्पेकुलेशन है। हाँ, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास मेरे हिंदी तक- में एकदम समझिए तो गपबाजी। हाँ, मतलब ये नाम हो सकते हैं क्या? सोशल मीडिया में ये नाम चल रहे हैं, बहुत से लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो कुछ अच्छा, कमेंट्स कर रहे हैं। मैसेजिंग का भी कि हाँ, मैसेजिंग तो इसमें एक नाम आया था राजनाथ जी का। ना, नहीं होगा, नहीं। नहीं होगा, नहीं हो सकता। ये मैं कह सकता हूँ। और ये सोर्स ने हमें बताया है कि वो चीज नहीं ये है। बात पूछी आपने? हाँ, ये बकायदा मैंने नाम रख के पूछा चलिए, है और खबर। बहुत अच्छे सोर्स से पूछा है। तो उन्होंने राजनाथ जी का सीधे-सीधे खारिज इसमें किया। कहीं कोई दूर दूर तक नाम नहीं, और राजनाथ जी की जितनी उपयोगिता अभी सौरभ पार्लियामेंट के कामों हाँ, में है, अभी वन ऑफ द मेन ट्रबल शूटर हैं वो। क्रॉस कर दिया मैंने। कल वाली भी बैठक में आप देखें तो मुख्य हिस्सा वही निभा रहे थे। ठीक है, तो आपको मुझे ये बताना चाहिए था ना, आप नाम बताइए, मैं उस पर बता दूंगा कौन सा नहीं हो रहा है। मैंने जो एक नाम है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का नाम। तो उनके केस में कैसा होता है सौरभ कि कोई भी पद खाली होना तो उनके नाम की चर्चा स्वाभाविक तौर पे होती है। जैसे जब लोकसभा हारे, राज्यसभा की सीट खाली हुई तो हर बार उनका नाम चलता था यूपी के मुख्यमंत्री के लिए। अभी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लगातार इतनी चर्चा चलती है। उसके पीछे वजह यह है कि हर चीज में वो फिट बैठते हैं तो लोग बड़ा आसानी से कर लेते सर हैं। नहीं, आपके हिसाब से भी? नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं। वो खुद ही कह चुके हैं कि इंटेलिजेंस लैब्स था, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ पहलगाम के मामले में। तो जो घटना हो गई है उसके तुरंत बाद उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए। भाई, असंभव तो कुछ नहीं है इस पार्टी में, क्योंकि जिन लोगों को तय करना है उनके बारे में ना हमको मालूम है, ना आपको मालूम हो, और देवेंद्र को मालूम होगा बिल्कुल कि वो लोग क्या कर बिल्कुल सकते नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन जो है ये उससे भी ऊपर की बात है। हाँ। एक नाम आया तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की जो राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन का, दक्षिण महिला। वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स नाम आएगा सौरभ इस बार। अच्छा, एकदम आउट ऑफ गूगल करना पड़े जो। हाँ, वैसे ही जैसे मैंने बोला ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीने वाला। तो ओम बिरला के जब लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था तो दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि उनको बनाया जा सकता है, और उन्होंने परफॉर्म किया, बार बार परफॉर्म किया, फिर उनको रिपीट किया गया। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट शायद इस बार अब वो किया जाए। एक आरिफ मोहम्मद खान का नाम चल रहा है काफी। ना, नो, खाटी बीजेपी आरएसएस वाला। खाटी बीजेपी आरएसएस। तो आप ही बताइए कोई नाम। अरे हमको बताना हो तुम्हारा नाम बता देंगे। नहीं, वो एक नाम उनका भी आया जो मैंने दिन में भी लिया था, आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, गुजरात के वो मुख्यमंत्री। खाटी बीजेपी भी है, हम्म। जाट भी है, हरियाणा के हैं, और खाटी बीजेपी है कोई कुछ इन्फॉर्मेशन है और गुरुकुल वाले हैं। ना और मुझे कम संभावना लगेगी, मतलब उनके होने पे मैं हैरान होऊंगा कि ऐसा नहीं कैसे तो हो गया। out of the और box। जाटों के हिसाब से अगर आप देखें तो जो 3 एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किए, जो एक्सपेरिमेंट किए, हाँ, पार्टी वाले जाट हाँ। नहीं, सतपाल मलिक, धनखड़ और चौधरी बीरेंद्र सिंह, इन तीनों को पार्टी ने क्या क्या नहीं लेकिन दिया। तीनों और बीजेपी बैकग्राउंड के नहीं थे। वही कह रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए मैं कह रहा हूँ और बाहर से ला के आचार्य- और क्या क्या आपने दिया, और इतना देने के बाद जो आपने हासिल किया वो कमाल ही है। ये मतलब मेरी बात हो रही थी तो ये एक बात, अच्छा वो दिखता भी आचार्य है देवव्रत पहले जो कि है आप ना, वो तो देखिए खंड संगठन। देखिए जगदीप धनखड़ जब बने उपराष्ट्रपति तो उससे पहले गवर्नर थे, रामनाथ कोविंद उससे पहले वो गवर्नर थे, द्रौपदी मुर्मू भी गवर्नर से राष्ट्रपति बनी है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो गवर्नर के पद पर रहा हो, या जब वेंकैया नायडू थे तो वो मंत्री से बने थे, जो जिसने किसी कैपेसिटी में कोई काम किया हो, ऑफिस ताकि- संभाला हो। हाँ, संभाला हो और सरकार को आइडिया हो उनकी वर्किंग का, ऐसा कोई आदमी नहीं जरूर है। ओम बिरला ने कौन सा हाउस चलाया था, क्या एक्सपीरियंस था? नहीं, बट लोकसभा की तुलना में राज्यसभा में वहाँ के जो उपराष्ट्रपति के तौर पे देखा जाता है वो उसमें ज्यादा गरिमा दिखी जाती है। लोकसभा में तो 2 कई बार पद है ना political एक messaging साथ, देखा जाता है। सभापति भी और उपराष्ट्रपति। वो लोकसभा अध्यक्ष से उसकी तुलना नहीं असल में उपराष्ट्रपति का काम ही सभापति वाला मुख्य काम है, बाकी तो सदन के बाहर तो उनका कोई रोल है नहीं, सेरेमोनियल पोस्ट है। वहाँ टैलेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब एक अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड देखे हैं तो उसमें जो भी चेयरमैन बने हैं, यानी उपराष्ट्रपति बने हैं, अपेक्षाकृत, मतलब ऐसा नहीं है कि लोकसभा वाले टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन लोकसभा में मैसेजिंग पे भी काम होता है। राज्यसभा में मुझे लगता है कि और अब तो और एकदम से चाहेगा लोग कि ऐसा उपराष्ट्रपति बने क्योंकि राज्यसभा को बहुत बेहतर मैसेजिंग के साथ चला सके। तो आपको कितने आपको घंटे चाहिए या दिन नाम नहीं, नाम के बारे में सौरभ मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, जैसे एक नाम तो मैंने जो पूछा था वो मैंने बता दिया है। इसके अलावा
किसी लेवल पे समझा भी जा सकता है कि कल ही की घटना है, नाम पे इतनी जल्दी कैसे चर्चा हो जाएगी। और इसमें भी टाइम लगेगा, ये तुरंत ऐसा नहीं है कि तुरंत ही शुरू होने वाला और है। प्रधानमंत्री आज रात में बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए आनंद फान में कोई जरूरत भी नहीं है ऐसी कि कल ही आप बना दें, परसों ही आप बना दें। तो मतलब emergency किसी नहीं है। सहयोगी के पास जाने का तो कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। वो भी अभी नहीं बता सकता मैं, इसलिए क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं है किसके पास? कंक्रीट, सहयोगी के पास, किसी एलआई के पास। नहीं, मुझे नहीं लगता एलआई के पास इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट जो है, एलआई का नाम भी वैसा कोई मतलब नजर तो नहीं मतलब आता। 11 साल में कोई और उदाहरण हो तो पता नहीं, पहली बार गवर्नर बनाया है किसी एलआई को। अभी बनाया ना, हाँ, अभी बनाया था। टीडीपी TDP हाँ अभी बनाया। वो पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर थे शायद, गजपति राजू जी को बनाया। और इसीलिए लगा कि शायद ये, मैं खैर आपको वजह पता चल गई, आपको बैकग्राउंड पता चल गया, और बीजेपी को क्या सबक मिला है ये भी आपको पता चल गया। तो अब इंतजार कीजिए, नाम अगला कौन होगा, इतना वादा है प्रोग्राम में आपको। ये खबर आपको मिलेगी इंडिया टीवी पर ही, और बहुत जल्द मिल जाएगी। जहाँ तक देवेंद्र हमारे साथ हैं तो मैं ये वादा आपसे कर सकता हूँ। तो अब देखते हैं कि बीजेपी इस एपिसोड के बाद जो है अब किस रास्ते और किस सोच के साथ अगले नाम पर विचार करती है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत धन्यवाद देवेंद्र आपका, बहुत शुक्रिया।